अपनी सरकार के 4 साल पूरे कर लिए हैं। उनके 4 साल के कामकाज का हिसाब लेने हम इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं और हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, आपने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे किए। मेरे को याद आता है 17 दिसंबर 2018 का वो दिन जब आपने शपथ लिया और शपथ लेने के 2 घंटे भीतर कैबिनेट की बैठक लेकर किसानों का कर्जा माफ़ किया। वो ऐतिहासिक पल था। एक किसान पुत्र होने के नाते मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। उसके बाद से लेके अब 4 साल, 17 दिसंबर 2022 को आप 4 साल पूरे कर रहे हैं। कैसे रिवर्स करते हैं, क्या अनुभव करते हैं? पहली बात तो धन्यवाद। और दूसरी बात जो आपने कही है कि अमूमन ये होता है कि शपथ ग्रहण के बाद लोग अपने साथियों के बीच जाते हैं, परिवार के बीच रहते हैं। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, सीधा शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय गए और 19 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपये माफ़ करने का फैसला किया। 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का फैसला किया। लोहांडी गुड़क ज़मीन वापस करने का फैसला किया। तो ये फैसले ऐसे हैं जो सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है। बड़ी उम्मीद थी और 15 साल तक के लोग इंतज़ार कर रहे थे और इस कारण से हम लोग बहुत तेज़ी से काम करना था और उस दिन से लेके आज तक लगातार फैसले भी कर रहे हैं, उसको क्रियान्वित भी कर रहे हैं। 2 साल का डिस्टर्बेंस भी आया, तो उस दौरान क्या सोचते थे आप कि एक तो 15 साल बाद मौका मिला काम करने का और उसमें इतना भयावह समय, कोविड का वो दौर जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस समय क्या आपके दिमाग में चलता था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कोरोना वैश्विक महामारी है और इस महामारी को से जूझना भी है, जीतना भी है। सब लोगों के इलाज की व्यवस्था भी और सबको विश्वास भी दिलाना कि सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। और ऐसे समय में सबसे पहले जो मेरे जहन में आया, इलाज वगैरह के साथ साथ आम, क्योंकि लॉकडाउन भी था, तो सबसे पहली बात यह है कि लोगों को भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी सबकी बंद हो गई। तो इसलिए सबसे पहले पूरे देश भर में हमारी सरकार थी जो 3 महीने के चावल राशन एक मुश्त हमने दिया फ्री में। वो हमारा पहला फैसला था और उसके क्रियान्वयन भी किया। भारत सरकार ने बाद में किया, उसे सहायता भी मिली, लेकिन सबसे पहला हमारा ही फैसला था, हमारी सरकार का फैसला ये था कि हम 3 महीने राशन एक मुश्त दें। और उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर बनाना, उसके इलाज की व्यवस्था करना, सबको सुरक्षित करवाना। फिर एक बड़ी समस्या आई थी कि लॉकडाउन है और उसी समय लघु उपज संग्रहण का तेंदुपत्ता, इमली, महुआ का सीजन होता है और ये आदिवासी और परंपरागत से जो निवासी लोग हैं उसके आर्थिक अर्थव्यवस्था उसी से जुड़ा हुआ है। तो चूँकि लॉकडाउन है, सब व्यवसाय व्यापार सब बंद, तो उसमें फिर खरीदी की व्यवस्था करना, उसको भुगतान की व्यवस्था करना, उस समय हम लोगों ने किया। मनरेगा शुरू करवाया। तो उस समय भी जो समस्या है, जो चुनौती है, उसको रोज़ हम सामना करते थे। किसानों के पास पैसा नहीं है और हमने कहा था कि हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना उसी साल बजट में शामिल किया था। पैसा देना है, खजाना खाली, भुगतान के लिए कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। कई राज्य हैं वो 30% कटौती भी कर दिए, सांसद निधि भी बंद हो गया और उसके पेमेंट भी कम कर दिया गया। ऐसे समय में न हमने कर्मचारियों को वेतन काटा, न हमने विधायकों के जो क्षेत्र विकास निधि है उसको बंद किया, न उसको सैलरी कम की, बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 4 किस्त में हमने दिया। पहले 1 किस्त तो 2, और वो इतना बढ़िया ट्रेंड सेट हुआ कि आप देखिए, जब खेती किसानी के शुरू करते हैं उस समय 21 में 1 पैसा मिल जाता है। फिर रोपाई उपाई हुआ, निदाई कोड़ाई करना है, तीजा का सीजन रहता है तो उस समय 20 अगस्त को पैसा मिल जाता है। 1 नवंबर राज्योत्सव भी है, धान कटाई का सीजन भी रहता है, उसी समय दीपावली, उस समय पैसा मिल जाता है। और आखिरी में 31 मार्च को देते हैं, तो फिर वो सीजन रहता है शादियों का। तो इस प्रकार से 4 किस्त में देना शुरू किया और आज सबसे बढ़िया वो योजना लागू साबित हो रहा है। तो उस समय भी कैसे आम जनता को रिलीफ मिले और जो हमने वादा किया था उसे कैसे पूरा करें, लगातार हमारी कोशिशें रही और सारे वादे एक एक करके हमने पूरा करते जा रहे हैं। संघीय ढांचा, मैं देखता हूं कि संविधान में जो संघ राज्य संबंध बनाए गए हैं,
डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और बहुत ही अच्छा सामंजस्य होता था। यहाँ तक कि राजनीति से परे जाकर केंद्रीय मंत्री आते थे और यहाँ के विकास योजनाओं की तारीफ करके जाते थे। वो चीज़ की आपकी सरकार में कमी दिख रही, क्या लगता है केंद्र से सहयोग नहीं मिल पा रहा है या इसको लेकर सियासत होती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संकुचित दृष्टिकोण है। वो आते हैं, योजनाओं का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन खोल के तारीफ नहीं करते। हमको 11 पुरस्कार मिला लघु उन पर संग्रहण में, लेकिन तारीफ कर रहे हैं क्या? गोधन न्याय योजना की 4-4 टीमें आ गई, गुजरात की भी टीम आके देखी है, लोकसभा की टीम आकर अध्ययन करके चली गई है, दूसरे राज्य की भी आकर संगठन तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं कर पाए। तो जो संकुचित मानसिकता है उसका कारण ये है। और दूसरी बात ये है कि मनमोहन सिंह जी कभी पैसा रोकते नहीं थे। यहाँ तो आपको 1 दर्जन भर उदाहरण मिल जाएगा कि हमारे पैसे रोक रहे हैं। कार्गो की हम मांग कर रहे हैं, यहाँ की ज़रूरत भी है, लेकिन चूंकि हम कांग्रेस के हैं, इसका हमको कार्गो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण ठीक नहीं है। तमाम इस तरह की समस्याएं जब बता रहे हैं, केंद्र यदि मदद न करे, खासतौर पे आर्थिक जो आपका हक है उसको लटका कर रखे, उन विपरीत परिस्थितियों में भी आपके छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की चर्चा देश भर में होती है। हर जगह के हम देखते हैं, जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ उसमें छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की चीज़ों को लिया जाता है। आखिर क्या लगता है, मतलब कैसे इतना चर्चा में ले आए आप विकास मॉडल को 4 साल में, खासतौर पे 2 साल के कठिन परिस्थिति के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही बेसिक अंतर है। कांग्रेस पार्टी है वो आम जनता को अधिकार संपन्न बनाने का काम करती है, और अभी हम लोगों ने जो किया है कि यहाँ के किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हों, सबके आय में वृद्धि होना चाहिए, इनकम बढ़ाना चाहिए। चाहे वो पशुपालक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे लघु उपज के संग्रहण करने वाले हो, सबके आय में वृद्धि हमने करके दिखा दिया। उससे बड़ा परिवर्तन आया। किसी भी आय में वृद्धि होगी तो निश्चित तो जीवन स्तर में उसका सुधार तो होगा ही। फिर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उस दिशा में भी काम किया। और उसके बाद संस्कृति है, उसको भी लोक पर्व है, उसको भी बढ़ावा दिया। लोक खेल है, उसको भी बढ़ावा दिया। तो इन सब के कारण से एक वातावरण बना जिसके कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की बात किया जाता है। जी, आपने संस्कृति की बात कही। ये देखने में आया पिछले 4 साल में, चाहे भले लॉकडाउन की परिस्थितियां रहे, बावजूद इसके हर त्योहार को आपने बहुत अच्छे से मनाया और लोगों में जो छत्तीसगढ़ी अस्मिता है, जो स्वाभिमान है, उसको पैदा किया। क्या लगता है इससे कि पहले की सरकारों में ने इस पे काम नहीं किया, इसलिए आपने ज़्यादा ध्यान दिया? देखिए, शुरू से ही छत्तीसगढ़ में यहाँ के लोगों को मतलब खुद में भी हीन भावना थी। मैं गांव से निकल के जब शहर में आता था तो आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हैं, और अपने आप को छत्तीसगढ़िया बताने में संकोच करते थे। और इस बात को हमारे जो कलाकार हैं अपने नाचा के माध्यम से, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, साहित्यकार हैं अपने लेखन के माध्यम से, इसको कोंचते थे, स्वाभिमान जगाने का काम करते थे। और वो भूख थी लोगों में, और वही काम हमने किया कि हरेली की छुट्टी, तीजा की छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, अभी अब छेरछेरा पुन्नी है उसकी छुट्टी, और उसके साथ साथ सारे तीज त्यौहार जो है हम लोग मिलजुल के मना भी रहे हैं। यहाँ लोक खेल को हम लोग सब खेल भी रहे हैं। उसके बाद जो लोक भाषा है उसकी जितनी उसको बढ़ावा देने का काम। तो ये सब काम करने के कारण से क्या है कि आत्मविश्वास बढ़ा। यहाँ के जो खान पान है, कौन चिला और फरा और ठेठी खुरमी की बात करता था पहले, आज उसको बड़े सम्मान से, इसीलिए मज़दूरों को भी मतलब एक जैसे लोग बोलते हैं बासी खाने वाला आता है, और तो हमने उसको बासी 1 मई को बासी दिवस बनाया, बोरे बासी डे। तो सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्से ले। अब उससे क्या होता है कि एक आत्मसम्मान, गौरव का अनुभूति होती है। एक सवाल ये है कि अभी हाल ही में देखा गया है कि आपने एक बार और आरक्षण, ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किया था, कोर्ट में चला गया था मामला। इस समय भी आपने विशेष सत्र बुलाकर सभी वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की। मामला हालांकि अभी राजभवन के पाले में है, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि एससी वर्ग थोड़ा नाराज है। क्या लगता है, ये आरक्षण का मामला सिरदर्द बन गया आपके लिए, या इसको टैकल कर लेंगे? देखिए, सिरदर्द नहीं है। संविधान में ये व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को उसकी जनसंख्या के आधार पर उतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
शिक्षा में, शासकीय नौकरियों में, तो वो तो उतना मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है, अब उसमें जिस दिन अनुसूचित जाति की जनसंख्या बढ़ जाता है, पिछले सरकार ने 12% दिया था, अब 2011 के सेंसस में 13% है, तो हम 13% दे रहे हैं। हमारी बाध्यता है कि हम संविधान से बाहर जाकर नहीं दे सकते। यदि ज़्यादा करेंगे तो उसी आधार पर स्टे मिल जाएगा। तो जिस दिन उसकी जनगणना होगी और उसकी संख्या 14%, 15%, 16% या उससे भी अधिक होता है, तो हमें देने में गुरेज क्यों? हमको कोई गुरेज नहीं, हम उतना देंगे, लेकिन संविधान के बाहर जाके तो नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि मंडल कमीशन 27% पिछड़े वर्ग दिया, हाई कोर्ट ने उसे रोक लगाया। तो उन्होंने कहा किस आधार पे दे रहे हैं, तो हमने हेड काउंट कराया। हेड काउंट कराया तो 42.5%, तो हमने उस आधार पे उसको 27% दिया। भारत सरकार खुद 27% दे रही है। EWS की बात है, भारत सरकार ने फैसला किया कि 10% तक के देना है। हेड काउंट में 3.5% आया, हम 4% दिए। तो हमारे पास लॉजिक है कि हम क्यों किसको कितना दे रहे हैं। ऐसा नहीं किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो संविधान में व्यवस्था है, जो भारत सरकार ने फैसला किया, जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर फैसला किया। हम किसी को खुश करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया। अब जहाँ तक कि राजभवन की बात है, पहले तो बोले थे कि जैसे आए मैं दस्तखत करूँगी। अब वो एकात्म परिसर से वो 10 बिंदु तैयार किया गया और उसके वहाँ भेज दिया गया, जबकि वो अधिकार ही नहीं है उसमें कि आप इस प्रकार से क्वेरी कर सकें। आखिरी सवाल, साल भर बाद आप फिर जनता के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे। इस आखिरी एक साल में क्या सरकार की प्राथमिकता होगी और इसके बाद परीक्षा में कितने नंबर लाने का आपको विश्वास है? इन 4 सालों में जो काम किया है और आगे जो 8-9 महीना और बचा है, उसमें जो काम करेंगे उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिए। कितना प्रतिशत नंबर हासिल करने की उम्मीद? अब हमारे तो मेरिट में आने के हैं। अभी तो 80% में हम पहुंच गए हैं, तो 80% तो मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका मानना है कि सरकार के जो 4 साल के काम काज हैं, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों में उनकी अस्मिता का भाव जगाया, जो निचले लेवल से ऊपर लेवल तक पैसा पहुंचाने का जो उन्होंने विकास मॉडल सामने लाया, इन तमाम जो उनके सरकार के कामकाज हैं, उनकी वजह से जनता एक बार फिर उनको पसंद करेगी और मेरिट लिस्ट में आकर वो आगे परीक्षा पास करेंगे। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ मनोज बघेल, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।